हेलो टू ऑल। अभी तक हम लोगों ने टूल्स यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग में एंजाइम्स डिस्कस किया था और मैंने कहा था कि एंजाइम्स को कुल 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। 2 कैटेगरीज मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस कर ली है, जिसमें कि हम लोगों ने लाइजिंग एंजाइम्स यानी कि लयनकारी एंजाइम और क्लीवेज एंजाइम यानी कि विदलनकारी एंजाइम्स जो है वो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। आज के वीडियो के अंदर हम लोग एक तो सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स पढ़ने वाले हैं यानी कि संश्लेषी एंजाइम पढ़ने वाले हैं, दूसरे हम लोग जॉइनिंग एंजाइम पढ़ेंगे आज, जोड़ने वाले एंजाइम, और तीसरा एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम। इनका भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बहुत बहुत योगदान है। सबसे पहले देखिए सिंथेसाइजिंग एंजाइम, संश्लेषी एंजाइम। जैसा कि नाम दर्शा रहा है यहां पर कि ये जो एंजाइम है वो कुछ ना कुछ संश्लेषित करेंगे और उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है पॉलीमरेज एंजाइम। जैसे कि नेम शो कर रहा है, पॉलीमरेज जो है वो कुछ ना कुछ पॉलीमराइजेशन करता होगा, बहुलीकरण करता होगा। तो ये जो एंजाइम होता है वो जो डीएनए सूत्र होते हैं, ये एंजाइम डीएनए स्ट्रैंड्स यानी कि डीएनए सूत्र के न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलीकरण करता है। राइट, क्या कहा मैंने? ये एंजाइम जो है वो डीएनए स्ट्रैंड्स के न्यूक्लियोटाइड्स का क्या करता है? बहुलीकरण करता है। मतलब ये न्यूक्लियोटाइड्स को पास में लाता है और डीएनए सूत्र को बनाने के अंदर या उसकी लंबाई को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, इसीलिए तो मैंने लिख दिया है डीएनए के छोटे अणुओं के संश्लेषण के लिए इस एंजाइम का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। डीएनए के छोटे अणुओं के संश्लेषण के लिए, मतलब डीएनए अणुओं के संश्लेषण के लिए ही हम इस एंजाइम का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। इसीलिए तो इसको हम क्या कहते हैं? संश्लेषी एंजाइम कहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण संश्लेषी एंजाइम जो है वो पॉलीमरेज एंजाइम है। अब ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो 2 प्रकार का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, सबसे पहला है आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। क्या कहा मैंने? आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। राइट, यानी कि इंग्लिश में कहूं तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और दूसरा कौन सा है? डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, यानी कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। राइट, याद रखना ये जो आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इसी एंजाइम को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी कहते हैं, क्योंकि ये एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या करता है? मदद करता है। ओके, इसीलिए इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी कहते हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहिए या आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहिए, एक ही बात है। ओके, अब इसको ऐसा क्यों कहते हैं? तो इन एंजाइम की सहायता से आरएनए टेम्पलेट पर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का क्या होता है? संश्लेषण होता है। मतलब ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम का मुख्य कार्य है कि ये आरएनए टेम्पलेट पर, टेम्पलेट क्या होता है? गाइड यानी कि मॉडल, जो किसी दूसरे को गाइड करे। तो यहां पर आरएनए टेम्पलेट पर ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यानी कि आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, वो क्या करता है? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के संश्लेषण में मदद करता है। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यानी कि सी डीएनए के अंदर निर्माण में मदद करता है। ओके, राइट। अब प्रश्न उठता है कि इस एंजाइम को आपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्यों कहा? तो हम लोगों ने सभी ने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ा है, अनुलेखन के बारे में पढ़ा है। अनुलेखन क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनना। डीएनए से आरएनए का बनना क्या है? ट्रांसक्रिप्शन है। आर यू गेटिंग? लेकिन सोचो, उल्टा सोचिए, यदि आरएनए से क्या बन जाए? डीएनए बन जाए, तो उसे क्या कहेंगे? आरएनए से डीएनए। देखिए, डीएनए से जो आरएनए बन रहा है वो तो ट्रांसक्रिप्शन है, लेकिन आरएनए से जो डीएनए बन रहा है तो ये क्या हुआ? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुआ। और इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को करने के लिए जो जरूरी एंजाइम है हुआ, उसे हम क्या कहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहेंगे। आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहेंगे। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब आ जाते हैं डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, यानी कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। बहुत बहुत महत्वपूर्ण एंजाइम है, रेप्लिकेशन के लिए सबसे जरूरी एंजाइम है। यह एंजाइम डीएनए टेम्पलेट से नए डीएनए का संश्लेषण करता है। मतलब ये जो एंजाइम होगा ना, ये वाला, ये डीएनए को टेम्पलेट की भांति कार्य करेगा। डीएनए को टेम्पलेट की भांति काम में लेकर और उसके ऊपर नया डीएनए बना देगा। तो डीएनए से जो डीएनए बनता है उसके अंदर इस एंजाइम का उपयोग होता है। और यहां पर क्या हुआ? ये एंजाइम डीएनए को टेम्पलेट की तरह काम में नहीं ले रहा है, ये एंजाइम आरएनए को टेम्पलेट की तरह काम में ले रहा है और क्या बना रहा है? डीएनए बना रहा है। यह एंजाइम डीएनए को टेम्पलेट की तरह काम में ले रहा है और क्या बना रहा है? डीएनए बना रहा है। ओके, तो ये जो
एंजाइम है, राइट, ये जो दोनों, राइट, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम और डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट संश्लेषी एंजाइम है। ओके, नाउ अब आ जाओ ज्वाइनिंग एंजाइम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इसका उपयोग होता है। ये जोड़ने वाले एंजाइम है। व्हाई इनको ज्वाइनिंग एंजाइम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जोड़ते हैं, उनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड उत्पन्न करवाते हैं, राइट, और दो डीएनए फ्रेगमेंट्स के जुड़ने से एक नया डीएनए बनता है, उसको पुनः संयोजी डीएनए या आरडीएनए कहते हैं। जैसे इमेजिन कीजिए कि वेक्टर डीएनए, आप सब जानते हो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए पुनः संयोजी डीएनए कैसे बनता है? व्हेन वेक्टर डीएनए कंबाइंस विद डिजायर्ड डीएनए, यानी कि जब वाहक डीएनए वांछित डीएनए के साथ में जुड़ता है डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। तो ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों डीएनए के फ्रेगमेंट्स है। तो व्हाट आई वांट टू से, दो डीएनए के खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम कौन है? डीएनए लाइगेज एंजाइम है, और इनके जुड़ने से इन दोनों के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स बनते हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इकोलाई जीवाणु होता है, इकोलाई बैक्टीरिया होता है, तो इकोलाई बैक्टीरिया और T4 जीवाणुभोजी, यानी कि आई वांट टू से T4 बैक्टीरियोफेज, राइट, इनसे एक लाइगेज प्राप्त होता है जिसका नाम है T4 डीएनए लाइगेज। और इस T4 डीएनए लाइगेज का उपयोग जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होता है। दो डीएनए को जोड़कर नया डीएनए बनाने में इसका उपयोग होता है। तो हम जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे और जब हम दो डीएनए को जोड़ेंगे तो हम इस ज्वाइनिंग एंजाइम लाइगेज का क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। तो लाइगेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ज्वाइनिंग द बिट्स ऑफ डीएनए। ओके, नाउ अब एक लास्ट एंजाइम है एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम, यानी कि क्षारीय फॉस्फेटेज एंजाइम। याद रखना, फॉस्फेटेज एंजाइम जहां पर भी प्रयोग होगा वो फॉस्फेट ग्रुप को हटाएगा। अब प्रश्न उठता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस एंजाइम का क्या उपयोग है? तो देखो, आपको मालूम होना चाहिए प्लाज्मिड डीएनए, हम प्लाज्मिड डीएनए किससे निकालते हैं? बैक्टीरिया से। ये बैक्टीरिया से निकाला गया अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ओके, उसको बोलते हैं प्लाज्मिड डीएनए। तो प्लाज्मिड डीएनए की नेचर कैसी होती है? वृत्ताकार। तो प्लाज्मिड डीएनए की वृत्ताकार बने रहने की क्या होती है? प्रवृत्ति होती है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्लाज्मिड डीएनए, यानी कि प्लाज्मिड डीएनए जो है वो किससे निकालते हैं? जीवाणु से निकालते हैं, बैक्टीरिया से निकालते हैं, और उसकी प्रवृत्ति जो है वो कैसी होती है? सर्कुलर बने रहने की, वृत्ताकार बने रहने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से प्लाज्मिड को जब काटते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी कि सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, मॉलिक्यूलर सीजर, जब हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से प्लाज्मिड को काटते हैं, उसको काटने के बाद भी फिर से वो क्या हो जाता है? वृत्ताकार होने की उसमें प्रबल क्या होती है? प्रकृति होती है। मतलब पहले ही वो सर्कुलर है, ओके, अब आपने उसको काटा, तो काटा किस लिए? ताकि उसको हम लीनियर बना पाए, राइट, यानी कि रेखीय बना पाए। लेकिन प्लाज्मिड डीएनए की ये प्रवृत्ति है कि उसको सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटने के बाद में भी आपने काटा और फिर वापस से जुड़ जाता है, फिर से सर्कुलर हो जाता है, काटा फिर से जुड़ जाता है। तो अब प्रॉब्लम यह है कि मुझे यदि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो मुझे इस प्लाज्मिड के अंदर फॉरेन डीएनए, यानी कि मुझे जो है विजातीय डीएनए का प्रवेश करवाना है, और विजातीय डीएनए के प्रवेश करवाने के लिए जरूरी है कि प्लाज्मिड जो है वो वृत्ताकार की जगह पे रेखीय बना रहे। अब दिक्कत यह है कि काटने के बाद में प्लाज्मिड पुनः क्या हो जाता है? वृत्ताकार हो जाता है। तो मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाऊं? तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए हम एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम का उपयोग करते हैं, और एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम जो है वो डीएनए के 5 प्राइम सिरे से, प्लाज्मिड डीएनए के 5 प्राइम सिरे से फॉस्फेट को हटा देता है, क्योंकि फॉस्फेटेज एंजाइम का रोल क्या है? फॉस्फेट को हटाना। तो जब ये फॉस्फेट ग्रुप PO4 H3PO4 फॉस्फेट ग्रुप को क्या कर देगा? हटा देगा। तो जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप हटेगा तो क्या होगा? जो वृत्ताकार डीएनए है वो रेखीय बना रहेगा, और जब रेखीय बन जाएगा तो उसमें आप आसानी से फॉरेन डीएनए यानी कि वांछित डीएनए या विजातीय डीएनए का प्रवेश करवा सकते हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। जैसे देखिए, प्लाज्मिड डीएनए की वृत्ताकार बने रहने की क्या होती है? प्रवृत्ति होती है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से प्लाज्मिड को काटने के बाद फिर से वृत्ताकार हो जाने की प्रबल प्रकृति होती है। जबकि मैंने क्या कहा? यदि हम इस प्लाज्मिड डीएनए के साथ विजातीय डीएनए को जोड़ना चाहते हैं तो विजातीय डीएनए यानी कि फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड से जोड़ने के लिए प्लाज्मिड का रेखीय बने रहना आवश्यक है, लेकिन उसमें दिक्कत आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे? एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम यूज करेंगे, और एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम प्लाज्मिड के 5 प्राइम सिरे से फॉस्फेट ग्रुप यानी कि PO4 जो ग्रुप है उसको क्या कर देगा? हटा देगा।
तो जैसे प्लाज्मिड से आप लोग फॉस्फेट को क्या कर दोगे, हटा दोगे, राइट, यानी कि उसके प्लाज्मिड डीएनए के 5 प्राइम सिरे से फॉस्फेट को हटा दोगे, तो वो जो प्लाज्मिड के पुनः वृत्ताकार होने की प्रवृत्ति है वो थम जाएगी, रुक जाएगी, और वो रेखीय बना रहेगा। अब आप उस रेखीय प्लाज्मिड में आसानी से फॉरेन डीएनए को प्रवेश करवा पाएंगे और फिर डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से जोड़कर और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना पाएंगे। ओके, तो आज के वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो रिमेनिंग 3 एंजाइम्स थे, सिंथेसाइजिंग एंजाइम, जॉइनिंग एंजाइम और एल्कलाइन फॉस्फेट एंजाइम को डिस्कस किया, राइट। यहां पर हमारा पहला टूल आज कंप्लीट हो जाता है, और अब जो बाकी के 3 टूल है जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होते हैं, यानी कि विजातीय डीएनए यानी कि फॉरेन डीएनए, राइट, वेक्टर डीएनए यानी कि वाहक डीएनए, और होस्ट सेल परपोषी कोशिका, ये हम आने वाले दिनों के अंदर हम लोग नए वीडियोस के माध्यम से लेकर आएंगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग मी। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वीडियो, यू कैन टेक, सो दैट यू कैन मेंटेन द नोट्स।